एक मंगलसूत्र जिसमें मिला था जहर। एक औरत जो अपने ही पति की दुश्मन बन गई थी, बिना जाने बिना समझे। और एक आदमी जो मौत के कुएं में गिरने के बाद भी मदद मांग रहा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी धोखे की आग जल रही थी। लेकिन यह सब तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जब नाहर के हाथ एक रहस्यमयी लिफाफा लगा और उसमें उस इंसान की तस्वीर थी जिसे सालों पहले मुर्दा समझ लिया गया था, तो एक ऐसा राज खुलने वाला था जो पूरे परिवार की नींद हिला देगा। तो रुकिए मत, क्योंकि आज जो होने वाला है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। युवराज की आंखें लालच से चमक रही थीं। उसके चेहरे पर वो घमंड था जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर आता है जिन्हें यकीन होता है कि उनकी जीत पक्की है। वह नाहर और रूही को चारों तरफ से घेरते हुए हंसा और बोला कि अब उनकी सारी उम्मीदें यहीं दफन हो जाएंगी। उसने दावा किया कि यह सुनसान जगह आज उन दोनों की जिंदगी का आखिरी पड़ाव बनेगी। नाहर की जायदाद और रूही दोनों अब हमेशा के लिए उसके होने वाले थे। लेकिन युवराज यह नहीं जानता था कि नाहर बहुत पहले ही उसकी चाल समझ चुका था। नाहर ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत रूही के गले से मंगलसूत्र खींचकर उतार लिया। यह कोई साधारण मंगलसूत्र नहीं था। इसी के अंदर मिलाए गए एक खतरनाक केमिकल की वजह से रूही महीनों से युवराज के कब्जे में थी। वह सोच नहीं पा रही थी, फैसला नहीं कर पा रही थी, अपने और पराये में फर्क नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही वह मंगलसूत्र उसके गले से हटा, रूही के दिमाग पर से जैसे कोई भारी पत्थर उठ गया। उसकी आंखें खुलीं, दिमाग साफ हुआ और एक एक करके सारी यादें उसके सामने आने लगीं। रूही को अचानक समझ आया कि युवराज ने उससे कभी प्यार नहीं किया था। वह प्यार का नाटक करके उसके पास आया था, सिर्फ इसलिए ताकि नाहर की करोड़ों की संपत्ति पर अपना कब्जा कर सके। उसने जबरदस्ती की शादी की योजना बनाई थी और रूही को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। यह सच जानकर रूही का दिल टूट गया, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक गुस्सा भी जागा जो अब शांत होने वाला नहीं था। युवराज के लिए यह पल किसी पहाड़ के गिरने जैसा था। उसने जो सबसे बड़ा हथियार बनाया था, वही उसके हाथ से निकल गया था। वह चीख उठा और कहा कि उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया। क्योंकि रूही जब तक उसके कब्जे में थी, नाहर मजबूर था। लेकिन अब हालात बदल गए थे। माहौल में एक खतरनाक तनाव था। हर तरफ सन्नाटा था, बस तीनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर जो होना था वो हुआ। युवराज ने नाहर पर हमला करने की कोशिश की। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। धक्का मुक्की में युवराज का पैर फिसला, उसका संतुलन बिगड़ा और वह उस गहरे कुएं में जा गिरा जो उसी जगह था। ऊपर से नीचे गिरते हुए उसके मुंह से एक चीख निकली। कुछ देर पहले जो शख्स दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की धमकियां दे रहा था, वही अब अंधेरे और पानी से भरे कुएं में फंसा हुआ था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। नाहर और रूही ऊपर खड़े होकर उसे देख रहे थे। दोनों के मन में एक ही ख्याल था कि बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। युवराज ने जो जाल बिछाया था, आज वह खुद उसी जाल में फंसा हुआ था। लेकिन नाहर ऐसा इंसान नहीं था जो किसी को मरता हुआ देखकर आगे बढ़ जाए। उसने रूही से कहा कि चाहे युवराज ने कितने भी पाप किए हों, सजा देने का हक इंसान का नहीं, कानून का है। यह कहते हुए नाहर एक मजबूत रस्सी लेकर आया और उसे कुएं में नीचे फेंका। ऊपर से उसने आवाज लगाई कि रस्सी पकड़ लो। कुएं के अंदर पानी का बहाव बहुत तेज था। युवराज बार बार रस्सी थामने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज पानी उसे हर बार वापस धकेल देता था। एक बार उसके हाथ रस्सी तक पहुंचे भी, लेकिन पकड़ कमजोर पड़ी और वह फिर से पानी में डूबने लगा। उसके चेहरे पर अब असली डर था। वह डर जो उसने दूसरों की आंखों में देखना चाहता था, आज वही डर उसकी अपनी आंखों में उतर आया था। उसे लग रहा था कि शायद इस बार बचना मुमकिन नहीं होगा। नाहर और रूही दोनों ने हार नहीं मानी। नाहर ने रस्सी को और मजबूती से थामा और रूही भी उसके साथ आ गई। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे युवराज ऊपर आने लगा। उसे लगा कि वह बच जाएगा।
लेकिन उसके मन में चल रही साजिश अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह सोच रहा था कि जैसे ही बाहर निकलेगा, नाहर और रूही से अपना हिसाब जरूर चुकाएगा। अच्छाई का फायदा उठाने की उसकी यह आदत आज भी नहीं गई थी। जैसे ही युवराज कुएं के किनारे के करीब पहुंचा, उसने वो किया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अचानक नाहर का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश की। आखिरी वक्त पर भी उसके इरादे नहीं बदले थे। वह चाहता था कि नाहर उसके साथ उस कुएं में गिर जाए। लेकिन इस बार रूही सतर्क थी। उसने बिजली की तेजी से नाहर को पीछे खींच लिया और युवराज की यह चाल भी नाकाम हो गई। युवराज एक बार फिर पानी में जा गिरा। इस एक हरकत ने सब कुछ साफ कर दिया। नाहर को अब कोई शक नहीं रहा था। रूही सही कह रही थी कि युवराज कभी नहीं बदलेगा। जिसने मौत के मुंह में होते हुए भी धोखा देने की कोशिश की हो, उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना सबसे बड़ी नादानी होती। नाहर के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, गुस्सा नहीं। क्योंकि वह समझ चुका था कि कुछ लोग तजुर्बे से नहीं बल्कि अपनी फितरत से जीते हैं। और युवराज की फितरत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तभी दूर से एक आवाज आई जो उस सन्नाटे को चीरती हुई कानों तक पहुंची। पुलिस की सायरन की आवाज। नाहर ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। जैसे ही युवराज के कानों में वो सायरन पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। कुएं में था तो पानी उसे निगल रहा था, और ऊपर आया तो कानून उसका इंतजार कर रहा था। पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई उस सुनसान जगह पर आ रुकीं और वर्दीधारी जवान चारों तरफ फैल गए। पुलिस ने पहले युवराज को कुएं से बाहर निकाला, फिर उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। जब वह कुएं से बाहर आया तो उसकी हालत देखने लायक थी। वही युवराज जो कुछ घंटे पहले अपनी चालाकी पर इतरा रहा था, आज भीगा हुआ, कांपता हुआ और टूटा हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। बस एक खालीपन था जो अंदर तक दिखाई दे रहा था। रूही ने पुलिस के सामने कदम बढ़ाया और एक एक बात बयान करने लगी। उसने बताया कि कैसे युवराज ने नकली पहचान बनाकर उनकी जिंदगी में घुसपैठ की थी। कैसे उसने मंगलसूत्र में केमिकल मिलाकर उसे अपने वश में रखा था और किस तरह वह नाहर की सारी जायदाद हड़पने की साजिश रच रहा था। एक एक खुलासा सुनकर पुलिस के अफसर भी हैरान रह गए। सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ युवराज के खिलाफ था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए कहा कि अदालत में इसका हर जुर्म साबित होगा। जाते जाते युवराज ने एक बार पलटकर नाहर और रूही को देखा। उसकी नजरों में नफरत थी, लेकिन उसकी नजरों का जवाब देने की जरूरत किसी को नहीं थी। पुलिस की गाड़ी उसे लेकर चली गई और उस जगह की हवा जैसे हल्की हो गई। एक लंबे अरसे बाद नाहर और रूही ने राहत की सांस ली। युवराज के जाने के बाद रूही की आंखें भर आईं। वह नाहर के सामने खड़ी थी, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। बस एक गहरी शर्मिंदगी थी जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा कि उसने नाहर के साथ जो किया, जो बातें कहीं, जो व्यवहार किया, वह सब उसे माफ कर दे। क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। नाहर ने कुछ नहीं कहा। बस उसने रूही का हाथ थामा और बोला कि गलती तेरी नहीं थी। तू एक ऐसी साजिश का शिकार हुई जो बहुत पहले से बुनी जा रही थी। दोनों ने फैसला किया कि अब एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें झूठ की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। उसी रात जब नाहर और रूही घर लौटे और थकान से चूर बिस्तर पर लेटने ही वाले थे, तभी नाहर का फोन बजा। दूसरी तरफ थानेदार की आवाज थी और उसने जो बताया वो सुनकर नाहर के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। युवराज पुलिस की हिरासत से गायब हो गया था। जिस लॉकअप में उसे रखा गया था, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ताले बंद थे, सिपाही पहरे पर थे, कैमरे लगे थे। फिर भी वह हवा हो गया था। यह खबर पूरे घर में आग की तरह फैल गई। हर कोई डरा हुआ था। सबको यकीन था कि युवराज बदला लेने जरूर वापस आएगा।
नाहर ने तुरंत घर की सुरक्षा बढ़ाने के इंतजाम किए और रूही को अकेले कहीं भी न जाने की सख्त हिदायत दी। लेकिन रूही के दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। युवराज अकेला था या उसके पीछे कोई और भी था? क्योंकि जब भी उसकी साजिशें लगभग नाकाम होने वाली होती थीं, तभी कुछ ऐसा हो जाता था जो उसे बचा लेता था। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगली सुबह जब नाहर उठा तो दरवाजे के नीचे से एक बंद लिफाफा अंदर आया हुआ था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं और एक मुड़ी हुई चिट्ठी। तस्वीरें देखते ही नाहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन तस्वीरों में एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। यह वही इंसान था जिसे परिवार ने सालों पहले हमेशा के लिए खो दिया था, जिसकी मौत पर आंसू बहाए गए थे, जिसकी याद में दुआएं पढ़ी गई थीं। और आज वही इंसान एक तस्वीर में जिंदा दिखाई दे रहा था। नाहर के हाथ थर-थर कांप रहे थे जब उसने चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली खिलाड़ी अब मैदान में उतरने वाला है। वह एक लाइन पढ़कर नाहर कुछ देर के लिए जैसे पत्थर बन गया। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगे जिनका कोई जवाब उसके पास नहीं था। यह चिट्ठी किसने भेजी? यह तस्वीर कहाँ से आई? और वो इंसान जो सालों पहले मर चुका था, वो आज जिंदा कैसे हो सकता है? रूही ने नाहर का चेहरा देखा तो वह खुद भी घबरा गई। उसने तस्वीर हाथ में ली और ध्यान से देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह शख्स कौन है, लेकिन नाहर की आंखों में जो डर था वो बता रहा था कि यह मामला बहुत गहरा है। उसी दिन सुबह नाहर ने घर के सभी लोगों को हॉल में बुलाया। बुजुर्ग जवान सब एक जगह जमा हो गए। नाहर ने बिना कोई भूमिका बांधे वो तस्वीरें सबके सामने मेज पर रख दीं। जैसे ही घर के लोगों की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी, कुछ चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। कुछ लोगों ने नजरें चुराईं, कुछ ने होंठ भींच लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो घबराईं वो थी दादी माँ। उनके हाथ से वो तस्वीर लगभग गिर ही गई। उनकी आंखें भर आईं और वो इस तरह कांपने लगीं जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। नाहर ने धीरे से दादी माँ के पास जाकर उनका हाथ थामा और पूछा कि वो इस इंसान को पहचानती हैं। दादी माँ ने पहले कुछ नहीं कहा। उन्होंने आंखें बंद कर ली जैसे किसी पुरानी तकलीफ को एक बार फिर महसूस कर रही हों। कमरे में सन्नाटा था। घड़ी की टिक-टिक भी उस वक्त बहुत तेज लग रही थी। और फिर दादी माँ ने आंखें खोलीं। उनकी आवाज भारी थी लेकिन पक्की। उन्होंने कहा कि उन्हें माफ कर दिया जाए क्योंकि यह राज उन्होंने जानबूझकर छिपाया था, इस परिवार को टूटने से बचाने के लिए। दादी माँ ने बताना शुरू किया। उस इंसान का नाम था विक्रम, नाहर के पिता का सगा छोटा भाई, यानी नाहर का चाचा। विक्रम को आज से करीब 25 साल पहले एक सड़क हादसे में मरा हुआ बताया गया था। उसका अंतिम संस्कार भी हुआ था। पूरे परिवार ने शोक मनाया था। लेकिन सच यह था कि विक्रम मरा नहीं था। वह जिंदा था और उसे जिंदा रहते हुए इस परिवार से दूर कर दिया गया था। यह सुनकर हॉल में बैठे सब लोग हिल गए। नाहर को लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई थी। दादी माँ ने रोते हुए बताया कि विक्रम और नाहर के पिता के बीच जायदाद को लेकर एक पुराना विवाद था। विक्रम का दावा था कि परिवार की आधी संपत्ति पर उसका हक है, लेकिन नाहर के पिता ने दस्तावेजों में हेरफेर करके सारी जायदाद अपने नाम करा ली थी। जब विक्रम ने इसका विरोध किया तो उसे धमकियां दी गईं, और जब वो नहीं माना तो एक झूठी मौत की कहानी गढ़ी गई ताकि वो हमेशा के लिए इस परिवार की तस्वीर से बाहर हो जाएं। विक्रम को मजबूर किया गया कि वो चुपचाप कहीं दूर चला जाए और कभी वापस न आए, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन उसके दिल में बदले की आग कभी नहीं बुझी। नाहर के लिए यह सब एक गहरे धक्के से कम नहीं था। उसके पिता, जिन्हें वो अपना आदर्श मानता था, जिनकी तस्वीर पर वो रोज फूल चढ़ाता था,
उन्होंने अपने ही भाई के साथ इतना बड़ा धोखा किया था। नाहर की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने दादी माँ से पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि युवराज और विक्रम का कोई रिश्ता है। दादी माँ ने सिर हिलाया और कहा कि उन्हें शुरू से शक था, लेकिन यकीन अब हो रहा है, क्योंकि विक्रम इतने सालों से बदले का इंतजार कर रहा था और युवराज उसका हथियार था। रूही के दिमाग में सारे टुकड़े अब एक जगह जुड़ने लगे थे। युवराज की हर चाल के पीछे किसी बड़े दिमाग का हाथ था। वो खुद इतना होशियार नहीं था कि मंगलसूत्र में केमिकल मिलाए, नकली दस्तावेज बनाए और पुलिस की हिरासत से गायब हो जाए। यह सब एक ऐसे इंसान का काम था जो सालों से इस खेल की तैयारी कर रहा था। और वो इंसान था विक्रम, जो अब छिपकर इन सबको देख रहा था और अपनी चाल का अगला पत्ता फेंकने का इंतजार कर रहा था। उधर शहर के एक अंधेरे कमरे में एक शख्स खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक बड़ी हवेली और एक भरापूरा परिवार था। उस शख्स का चेहरा ठंडा था, बिल्कुल भावनाहीन, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो 25 साल से जल रही थी और आज और भी भड़क उठी थी। उसने धीरे से उस तस्वीर पर अपनी उंगली फेरी और बोला कि यह सब मेरा था। यह हवेली, यह जायदाद, यह नाम, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, लेकिन अब जो मेरा है वो मैं वापस लूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यह विक्रम था, और अब वो सामने आने वाला था। नाहर और रूही के सामने अब एक ऐसी लड़ाई थी जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। पहले दुश्मन सामने था, दिखाई देता था, लेकिन अब दुश्मन वो था जो सालों से छिपकर बैठा था, जो इस परिवार की हर कमजोरी जानता था, जिसके पास पुराने राज थे और जिसके दिल में ऐसी नफरत थी जो दशकों में और पक्की हो चुकी थी। नाहर को अब सिर्फ अपने घर की नहीं, अपनी पूरी जिंदगी की लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि विक्रम सिर्फ जायदाद नहीं चाहता था। वो नाहर की पहचान, उसका नाम और उसकी खुशियां सब कुछ मिटा देना चाहता था। और इस बार का तूफान पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होने वाला था।